गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम गणित शिक्षण विधि, हमने साइंस को पढ़ लिया, एसएस को पढ़ लिया, अब कौन सी आ गई? मैथ की शिक्षण विधियाँ। अब मैथ में जो शिक्षण विधियाँ आएंगी आपकी ज़्यादातर सिमिलर ही आ रही है। एसएस में पढ़ी हुई तो आपको कौन सी किस में पढ़नी पड़ी? साइंस में भी पढ़नी पड़ी, और साइंस में जो पढ़ी थी वो हो सकता है आपको मैथ से में भी पढ़नी पड़े। तो इसमें जो शिक्षण विधियाँ होती है, सफल अध्यापक के पास शिक्षण हेतु अनेक पद्धतियाँ होती है। इनमें से कुछ अच्छी होती है और कुछ व्यर्थ जाती हैं। तो आप किसी को भी मेथड को अच्छा भी नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कह सकते। परिस्थिति के अनुसार, जैसे गणित शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सी मेथड उत्पन्न होगा, साइंस के लिए सबसे अच्छा कौन सा मेथड उपयोगी होगा, सोशल साइंस के लिए कौन सा मेथड सबसे उपयोगी होगा। तो परिस्थिति के अनुसार जो भी मेथड हम पढ़ाते हैं, जो भी प्रविधि आपके अनुसार विषय को पढ़ाते हैं, वो ही अच्छा होता है। ये तो नहीं है कि आप व्याख्यान मेथड के द्वारा साइंस को आसानी से समझा सकते हो, जी नहीं। अगर व्याख्यान के द्वारा आप साइंस विषय वस्तु को आप पढ़ाओगे तो बिल्कुल बेकार है। विषय वस्तु के साथ साथ उसमें प्रयोग करते हुए आप व्याख्यान मेथड का प्रयोग कर सकते हो। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में मैथ जब पढ़ाते हो उसमें सफलता में आगमन और निगमन प्रविधि, उसके माध्यम से आप मैथ को आराम से समझा सकते हो। जैसे सोशल साइंस के लिए आपको प्रोजेक्ट बताया था ना, प्रोजेक्ट भी था, और आपको एक सैम्पलिंग अर्थात नमूना पद्धति, नमूने के माध्यम से आप कहीं की भी नमूने लेके आओ। जैसे मैंने आपको खान का एक उदाहरण दिया था, बिहार की खान या फिर दार्जिलिंग या आसाम की चाय के बागानों के बारे में आपको सोशल साइंस का अध्ययन करवाना, या किसी ज्योग्राफिकल के पार्ट को आपको समझाना है, दिशाओं या फिर भूकंप, जलवायु, ये सारी चीज़ों को आपको करवाना है, तो वहाँ पर सैम्पलिंग मेथड बहुत ही लाभकारी होगा। सैम्पलिंग मेथड तो आपको यहाँ पर सोशल साइंस के लिए भी अच्छा है। सैंपल लाना, तथ्यों को एकत्रित करना, आंकड़ों को करना। तो कहने का मतलब ये है कि सफल शिक्षक वही है जो रीतियों को अर्थात शिक्षण विधियों को उचित समय पर, उचित स्थान पर या परिस्थिति के अनुसार कौन से मेथड को हमें किस विषय वस्तु में उपयोग में लाना चाहिए, यही शिक्षण विधियों का एक पार्ट होता है। और अध्यापक का यह कर्तव्य है कि विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करें और उसमें सर्वोत्तम रूप से प्रयोग करने वाली, वही बता दिया मैंने आपको, परिस्थितियों के अनुसार उसको शिक्षण जो मेथड है उनका प्रयोग करना चाहिए। सफल अध्यापक का यही एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। अब इसके बाद हम आपको शिक्षण विधि के महत्व, शिक्षण विधियाँ उसके महत्वों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसका पहला कौन सा महत्व है? वो है सहानुभूतिपूर्ण होना। क्या है? सहानुभूति पूर्ण होना। किसका? शिक्षक का। क्रूर और क्रोधी नहीं होना, बालक का सहानुभूति पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य। बालक को कोई समस्या हुई या कोई भी क्वेश्चन नहीं आया या उसको याद नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो वो शिक्षक से जैसे ही पूछेगा, गुरुजी से कोई भी सवाल पुटअप करेगा, तो गुरुजी का अर्थात शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वो उसको सहानुभूतिपूर्ण उस समस्या को समझाए या उस समस्या से निजात दिलवाए। तो उत्तम पाठन पद्धति बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होती है। उसमें भय तथा आतंक को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अध्यापक बालकों के साथ यथासंभव सहानुभूति व्यवहार करता है। मैंने आपको ऐसे ही पढ़ा दिया, किताब की लैंग्वेज में भी बता दिया कि उत्तम जो पाठन होता है, अर्थात पाठ को पढ़ाने वाले को पाठन भी कहते हैं, अधिगमकर्ता भी कहते हैं, अनुसंधानकर्ता भी कहते हैं। तो उत्तम जो पाठक होता है अर्थात अध्यापक का कर्तव्य है कि उसमें बालकों को भय और आतंक के द्वारा नहीं डराना चाहिए। बालक को सहानुभूतिपूर्ण
जो भी उसको समस्या क्रिएट है उस समस्या को उसको सॉल्व करनी चाहिए। ये इसका पहला महत्व है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। कौन सा है? पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। योग्यता का होना। पथ प्रदर्शन की योग्यता का किस प्रकार से? अच्छी पाठन पद्धति है जिसमें बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाए। यह प्रदर्शन अध्यापक इस ढंग से करता है कि बालक सुगमता से ज्ञान प्राप्त करना मात्र नहीं वरन उचित ढंग से मार्ग प्रदर्शन करना है। जी हाँ, कोई भी समस्या हुई वो आपसे सॉल्व करने के लिए आता है। पहले में तो हो जाएगा भय और आतंक। भय आतंक से आपको बालक को नहीं बताना है, तो उसमें आपको उचित पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। बालक कोई समस्या क्रिएट कराए, आपको जाने गुरुजी इसका रास्ता हम किस प्रकार से निजात करें। यह बालक कहीं पथ से भ्रष्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं बालकों की सोसाइटी कैसी है, तो एक जो शिक्षक ही ऐसा है तो बालक को सही मार्ग पर लाता है। किस कारण से आपको इस कार्य में देरी हो रही है या किस कारण से आप लेट आ रहे हो या आपकी सोसाइटी कैसे बालकों की, तो एक मार्ग के रूप में शिक्षक उनको समस्या को सॉल्व कराते हुए पथ प्रदर्शन की योग्यता का निर्वहन करता है। कौन? अध्यापक। अगला जो इसका स्टेप है वो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार अनुकूलन करना। बाल मनोविज्ञान के अनुसार अनुकूल। नंबर 3 है वो है बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। अब शिक्षक, हमारी जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है, प्राचीन जो संस्कृति थी, वो जो प्राचीन जो गुरुकुलों में गुरुजी जो पढ़ाते थे उस समय शिक्षक केंद्रित थी। जो हमारी शिक्षा थी वो गुरुजी क्या करते थे, आपने सुना हो रामायण जी में या महाभारत में या कोई भी ग्रंथ देखे हो टीवी पर, तो वो क्या करते थे, मौखिक रूप से उनको व्याख्यान देते थे। बालक क्या करते थे, उसमें रटंत विद्या करते थे और केवल उनके ज्ञान को सुनते थे। तो शिक्षक जो भी कार्य करता था वो शिक्षक केंद्रित थी। उसमें दंडात्मक व्यवस्था थी, उसमें दंड भी दिया जाता, दंड के माध्यम से बालक को सीधा किया जाता था। इतने इतने कठोर दंड दिए जाते थे प्राचीन काल में। ये हमारी प्राचीन संस्कृति जो ऐसी चली आ रही है गुरुकुल पद्धति, उसके बाद पाठ्य पुस्तक वाली पद्धति भी आई, तो शिक्षक केंद्रित थी। अर्थात जो शिक्षक ने कह दिया वो ही सही है, शिक्षक चाहे उस चीज़ से अनभिज्ञ भी हो या नहीं हो। तो प्राचीन पद्धति के अनुसार आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। तो आज की जो पाठ्य पुस्तक अर्थात पाठ्य जो सामग्री को हम मुद्रण की जो व्यवस्था करवाते, बालक को पढ़ने की जो व्यवस्था करते, वो उनके आईक्यू के लेवल, उनकी आयु के अनुसार, उनकी अभिरुचि के अनुसार, उनकी अभिवृत्ति के अनुसार हम बालक को उनकी अभिवृत्तियों के अनुसार उसमें शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं। अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है तो आप उसको उससे भी थोड़ा उच्च कोई भी सवाल दे सकते हो या कोई भी समस्या क्रिएट कर सकते हो या कुछ भी उस बालक के साथ आप करोगे, वो बालक आराम से आसानी से सीख जाएगा। अगर एक बालक छोटा है या उसका आईक्यू लेवल कम है तो आप उस बालक के आईक्यू के अनुसार ही उसको अध्ययन करवाओगे। या कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक रहते हैं या विभिन्न प्रकार के बालकों की आईक्यू होती है, विभिन्न उनका स्तर होता है, तो उसी के अनुसार हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पाठों का निर्माण किया वो सरलता से कठिनता की ओर। हम पाठों का या समय सारणी का भी आपने शेड्यूल देखा हो तो सबसे पहले कौन सी विषय आएगी, सरलता से कठिनता की ओर, और लास्ट का भी जो कालांश होगा उसमें भी सरल सब्जेक्ट, जिससे बालक क्या नहीं हो, बोर ना हो, उनके बीच में रेस्ट का भी, मनोरंजन का भी। और आजकल तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो आप सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी नवाचार आ गए, उनके माध्यम से बालक को अध्ययन करवाना, खेल खेल के द्वारा बालक को पढ़ाना। क्या आप खेल भी खेलते जाओ और बालक का अध्यापन भी कार्य हो रहा है। ये सारी चीज़ें बाल मनोविज्ञान
के अनुकूल ही होती है और उसी के अनुसार आज के जो शिक्षक है उनको शिक्षण व्यवस्था करानी चाहिए। और जो नए नए नवाचार आ रहे हैं या नवाचारों के माध्यम से शिक्षण को उन सारे नवाचारों का उपयोग करने चाहिए। भिन्न भिन्न टेक्निक, जैसे अब ये नया नवाचार क्या है, हमारी जो शिक्षण व्यवस्था ऐसी हो गई है या हमारी जो परिस्थिति ये कोविड के माध्यम से ऐसी हो गई जिसमें बालक LKG का हो या आप UG या PG के या शिक्षण संस्थान के या शिक्षक प्रशिक्षण हो, उन सारे बालकों के लिए क्या हो गई, ऑनलाइन क्लासें हैं। तो एक नवाचार ही तो हुआ, शिक्षा के रूप में एक क्रांति ही तो हुई, क्या, ऑनलाइन पढ़ाई। इसमें ऑनलाइन से बालकों को नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। वो किस प्रकार से कहते हैं, वैज्ञानिक या डॉक्टर्स या जो अच्छे चिंतक है, बालक हमेशा शायद छोटे बालक हैं उनका तो इस पर क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कहीं बालक गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, या पढ़ाई के माध्यम से बालक कुछ और देखते हो, बहुत सी जैसे कार्टून बहुत से वो गेम आते हैं जिससे बालक क्या, बहुत से बालक तो डिप्रेशन में चले गए उन गेमों को देखते हुए, या जो बड़े बालक हैं उनके लिए जो ऑनलाइन पढ़ाई है बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। या बहुत सारे जो टीचर हैं उन्होंने अपने अपने इतने अच्छे अच्छे ऐप डाल रखे हैं, उनके माध्यम से बालकों को पढ़ाना, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से बालकों की जिसमें रुचि विकसित हो, बालकों को अवधान ना हो और उसी पढ़ाई से अपव्यय ना हो और वो बालक पढ़ाई से कटे ना। तो ये बाल मनोविज्ञान तो ऐसी होगी तो बालकों के पढ़ाई से जोड़े रखती है खेल खेल के माध्यम से। फ्रॉबेल ने तो कहा है फूलों का बगीचा बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दो और आप क्या करो, स्वतंत्र हो जाओ, बालक स्वयं सीख जाएगा। कि बालक हाथ जल रहा है तो जलने दो, उसको मना मत करो, स्वयं हटा लेगा, क्या वो सीखेगा। तो बाल मनोविज्ञान में अर्थात बालक की रुचियों, उसकी अभिवृत्तियों के माध्यम से आज के जो शिक्षक हैं वो उनकी शिक्षा को प्रदान करते हैं। पाठन पद्धति बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। इसमें अध्यापक समस्त बालकों को एक ही लकड़ी से न हाँककर उनके शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। शारीरिक, मैंने अभी कहा ना है, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के माध्यम से शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। दुर्बल और पतला सा कोई बालक होगा और आपने झटकार दिया या फिर तेज बोल गए, वो तो आएंगे, वो उसको गिर जाता है बालक। उसके शारीरिक स्ट्रक्चर को देख के बालक में क्षमता है भी या नहीं। फिर मानसिक आयु के अनुसार भी बालक को समस्या नहीं, आप समस्या समाधान में दिन कहते हैं ना, बालक को समस्या दे दो फिर उसको क्रिएट करवाओ, सॉल्व करवाओ। मानसिक स्तर उसका कितना है, IQ लेवल कितना है, क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बालक को बाल मनोविज्ञान कहती है कि उस पाठन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, अर्थात पढ़ाने वाले की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उसके शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास का इसमें क्या हो जाता है, विकास सहायक कहा गया। इसमें सारे बच्चों को एक ही लकड़ी से न हाँकते हुए, कहते हैं ना डर और आतंक, प्राचीन काल में बताया दंड की व्यवस्था, तो सारे बच्चों को एक ही लकड़ी से नहीं, जैसे नहीं तुमको तो हमने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, आप सबको ही बनाना है। तो ये मतलब थोड़ी है कि वो एक बालक बना देगा, प्रतिभाशाली या सृजनशील बालक बना देगा, तो और जो डल बुद्धि के, औसत बुद्धि के वो बालक इसको समझ पाएंगे या बना पाएंगे, जी नहीं। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बालक की शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देती है। अतः अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह बालकों के स्वभाव तथा मनोविज्ञान को भली प्रकार से समझे। तभी तो अब आप बताओ, आप जो कंपटीशन की तैयारी देते हो, आपने PTET भी दिया होगा या BST का या बहुत सारे कंपटीशन दिए होंगे, उसमें शिक्षण एप्टीट्यूड आता है। इस शिक्षण एप्टीट्यूड क्या आपके काम में आएगा आगे, क्या आपको एक काम करेगा, किस काम में आएगा आपको, जानते हो इसका उत्तर, जी नहीं जानते हो। मिलेंगे तब बताएंगे इसका क्या उत्तर है। इसमें बालक की सारी जो व्यवस्था है, बाल मनोविज्ञान क्या जोड़ी गई है, बालक के मानसिक स्तर को जानने के लिए कि बालक का हमारा कैसा, अब शिक्षक होते हैं तो बालक को वो आराम से पढ़ाते वो शिक्षक का ध्यान ये थोड़ी है कि पढ़ाने पर भी ध्यान है, उनका ध्यान पीछे बैठे, लास्ट को बैठे हुए बच्चे के ऊपर भी है कि वो बालक क्या कर रहा है, क्यों
उस शिक्षक ने वो सारी शिक्षण विधियों का, सारे मेथडों का अध्ययन करके फिर वो कक्ष के अंतर्गत आता है और बालकों की आय को पहचान जाता है कि ये इस बालक का, कहते हैं ना एब्सेंट बॉडी, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। बालक प्रेजेंट में तो है पर माइंड उसका एब्सेंट है। बालक को तुरंत टोक देता है कि आपका ध्यान कहाँ है। तो बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को बहुत ही अध्ययन, गहराई से अध्ययन करना चाहिए, उसी के अनुसार शिक्षक को अध्यापन कराना चाहिए। अगला जो इसका महत्व है वो है शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल। शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल, शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल। शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनके अनुकूल ही शिक्षक को क्या करानी चाहिए? शिक्षण व्यवस्था। सर्वोत्तम पाठन पद्धति की अन्य विशेषता उसका शिक्षण सिद्धांतों के नियमों के अनुकूल होता है। अध्यापक अध्यापन के प्रमुख सूत्रों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाता है। इन सूत्रों में कि उचित पाठन पद्धति प्रभावशाली हो जाती है, छात्र अध्यापन में रुचि लेने लगते हैं। सिद्धांतों के अगर शिक्षण सूत्र अर्थात पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, शिक्षण सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, बालकों के स्तर के अनुसार शैक्षिक सिद्धांतों का शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक को सारे सूत्रों के प्रयोग में अर्थात नियमों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे छात्र क्या कर लेंगे? शिक्षण में रुचि लेने लग जाएंगे। अर्थात उनका शिक्षण है, शिक्षक का जो शिक्षण है वो प्रभावशाली सिद्ध होगा, अर्थात वो अपनी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार। अब मैं डायरेक्ट आपको ये पढ़ा दूँ, गणित शिक्षण, गणित है, गणित में क्या है, मैं शिक्षण विधि आपको ये तो लिख दिया है मैंने, चलो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि कैसी होती है, सफल कौन सी विधि किस समय हमें प्रयोग में लानी चाहिए, शिक्षक फिर सफल किस प्रकार होगी, नमूने मेथड को आपको यहाँ पे ला के दे दूँ क्या वो सही होगा, या प्रोजेक्ट को उसमें ला के दे दूँ क्या वो सही होगा। तो इन चीज़ों को अगर मैं आपको बिना बताए डायरेक्ट आपको पढ़ाने लग जाऊँ, क्या इन्हें पढ़ाने का तरीका सही है? जी नहीं। बिना बताए आपको मैं गणित शिक्षण पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको तो ये पता नहीं कि मैडम पता नहीं क्या रामायण वाच के गई आई चली गई, हमारे कुछ समझ नहीं आया, ऊपर गया। तो शिक्षण को सारे सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए, बालकों को समझाते हुए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए शिक्षक सिद्धांतों के अनुकूल ही कार्य करवाना चाहिए, अर्थात पढ़ाना चाहिए। अगला जो इसका महत्व है वो है प्रेरणादायक होना। प्रेरणादायक होना किसका? अध्यापक का। प्रेरणादायक होना। सफल शिक्षक वही है जो बालकों के प्रेरणादायक हो, पाठन पद्धति को अर्थात अध्यापन को या अधिगम को कितना भी टफ विषय वस्तु हो, कितनी भी कठिन विषय वस्तु हो, उसको सरलतम तरीके से समझाने का ढंग एक शिक्षक के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो वो उसके बच्चों के क्या प्रेरणा के स्रोत कहे जाएंगे, प्रेरणा के रूप में वो उनके आइडियल मॉडल कहते हैं ना, आदर्श, ये हमारे आदर्श हैं। बहुत सारे, कोई तो अब्दुल कलाम को मानते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर को मानता है, कोई अमिताभ बच्चन को मानता है अपना आइडिया। तो वही प्रेरणा के दायक एक सफल अध्यापक वही होगा जो कितनी भी कठिन वस्तु हो, विषय वस्तु को सरलतम तरीके से छात्रों को समझाना, तो छात्र उसमें रुचि लेंगे और शिक्षक उनके प्रेरणादायक हो जाएंगे। ये भी एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगली जो महत्व है वो है सुव्यवस्थित होना। वो अभी मैं आपको बता रही थी ना, सुव्यवस्थित होना। कौन? सुव्यवस्थित होना। पाठ की लैंग्वेज में आप अगर जानना चाहते हो तो इसमें है पाठन पद्धति सुव्यवस्थित होना चाहिए। सुव्यवस्थित पाठन पद्धति अध्यापक को सरल सफलता की ओर ले जाती है। सुव्यवस्थित होने पर अध्यापक आत्मविश्वास और संख्या के अध्यापन कार्य करता है।
जी हाँ, पाठन पद्धति सुव्यवस्थित होनी चाहिए। मैंने अभी बताया, मैं आपको आज ये नहीं बताती कि मैं आपको गणित शिक्षण के बारे में बता रही हूँ या गणित मेथड हमारा अब प्रारंभ हो चुका है। मैंने पाठ की जो विषय वस्तु है उसको सुव्यवस्थित बताया नहीं। लास्ट का जो पेज था क्वेश्चन आंसर से मैं आपको प्रश्न समझाने लग गई। अब बालकों ने इसका सार ही नहीं पढ़ा है तो वो आंसर किस प्रकार से सीखेंगे। तो हमारे शिक्षक की जो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए सुव्यवस्थित, अर्थात नियमता से, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर एक तारतम्यता बनाते हुए हमें पाठक को अर्थात पढ़ाने वाले को, अध्ययनकर्ता को ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक सुव्यवस्थित ढंग से अध्यापन कराना चाहिए। तभी उसमें शिक्षक क्या होगा, सफल रूप से प्रभावी शिक्षण करा सकते हैं। अगला जो इसका महत्व है वो है पूर्व ज्ञान पर आधारित। क्या है? पूर्व ज्ञान पर आधारित। वो मैंने आपको बता दिया, बालक का प्रीवियस नॉलेज कितना है। आपने कोई छोटे बालक को या फिर लंबाई में तो आपसे बड़ा है, आप देख रहे हो हाँ बालक ठीक है, और उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो बालक नहीं जानता, उसका पूर्व ज्ञान है ही नहीं, प्रीवियस नॉलेज है ही नहीं है, तो बालक को शिक्षा या हम उसको इस प्रकार से समझा सकते हैं कि उसका प्रीवियस नॉलेज कितना है। उसको जानते हुए ही हमको बालक को नवीन ज्ञान अर्थात नवीन ज्ञान से तारतम्यता बनाते हुए बालक को अध्यापन कार्य कराना चाहिए। जो पद्धति बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर रहती है उसमें अध्यापक की सफलता निश्चित रूप से मिलती है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक नवीन ज्ञान को सरलता से सीख लेता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पूर्व ज्ञान के अनुसार बालक को शिक्षा देनी चाहिए। बालक का प्रीवियस नॉलेज किस प्रकार से है, बालक का IQ किस प्रकार से है, शिक्षक को उसी प्रकार से उसको शिक्षण व्यवस्था करानी चाहिए। तो ये भी एक इसके महत्व के रूप में काम आता है। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं हम? गणित मेथड, गणित शिक्षण पद्धति। अगला जो इसका महत्व है वो है प्रजातंत्रात्मक होना। प्रजातंत्रात्मक अच्छी पाठन पद्धति प्रजातंत्रात्मक होती है। उसमें प्रजातंत्रात्मक भावनाओं के विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। समस्त बालकों को ज्ञान प्राप्त करने के समान अवसर मिलते हैं तथा समान रूप से वे अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। प्रजातंत्रात्मक पद्धति के द्वारा अध्यापन करवाना। जी हाँ, डंडे के डोर से नहीं, बालक को आसानी से अर्थात सुगमता से रूप में बालक को अध्यापन कार्य कराना चाहिए। बालक को शिक्षक भयभीत नहीं होना चाहिए शिक्षक से, अरे पूछूँ नहीं पूछूँ, पूछूंगा तो मारेंगे तो नहीं ना। प्रजातांत्रिक सबको स्वतंत्रता है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, पूछने की स्वतंत्रता है। तो शिक्षण व्यवस्था हमारी प्रजातांत्रिक रूप से होनी चाहिए। बालक में भय और आतंक समस्त ज्ञान और वो शंका के रूप में उत्पन्न ना हो, अर्थात इसमें बालक को शंका का समाधान मिल सके। जो शंका बालक की थी तो प्रजातांत्रिक रूप में अच्छी पाठन व्यवस्था होनी चाहिए। अगला जो इसका महत्व है वो है उपचार पूर्ण होना। अगला जो इसका महत्व है वो है उपचार पूर्ण होना। कौन क्या होना? शिक्षण व्यवस्था। हमारी शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उपचार पूर्ण। पाठन अच्छी पाठन पद्धति में बालकों की भूलों का सावधानीपूर्वक उपचार किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन से बालकों द्वारा भूल करने पर उन्हें मारा पीटा नहीं वरन सहानुभूतिपूर्वक उपचार किया जाना चाहिए। कोई बालक का शेड्यूल बन गया है, रोज़ लेट आना, या रोज़ अगर आपको गृह कार्य देते हो तो गृह कार्य करके नहीं लाना चाहिए, नहीं लाता है, या आपकी कहना नहीं मानता है, तो शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि उसको मार पीट के नहीं, डंडे के डर से नहीं, उसको उपचारपूर्ण अर्थात सहानुभूतिपूर्ण उसका निवारण किया जाना चाहिए। क्या कारण है आप गृह कार्य करके नहीं लाते हो? क्या आपकी कोई स्थिति ऐसी रही है, या आपके पास पेन कॉफ़ी रूल रबड़ पेंसिल नहीं है, या आपकी घर की आर्थिक स्थिति या घर का वातावरण सही नहीं है, या विद्यालय के ऐसे छात्र हैं जो आपको तंग करते हो,
गृह कार्य नहीं करने का कारण या रोज़ लेट आने का क्या कारण है, आप रोज़ लेट आते हो, या पढ़ाई में मन नहीं है, या छात्रों की ऐसी सोसाइटी में पढ़ रहे हैं बालक जो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उन सारी समस्याओं का शिक्षक का क्या करना चाहिए, पहले तो उसका पूछना चाहिए। मार डंडे से या मार पीट करके सुधार नहीं करना चाहिए, पूछते हुए उसका उपचार सहानुभूति ढंग से किया जाना चाहिए। हमारी जो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी है, बाल मनोवैज्ञानिक, बालक के ज्ञान के आधार पर, बालक के अनुसार ही हमें शिक्षा देनी चाहिए, उसका प्रेम से ही निवारण किया जाना चाहिए, न कि डंडे की चोट पर। तो उसका पहले गुरु का ये कर्तव्य होता है कि उसके कारण को जानना, क्या कारण है जो बालक रोज लेट आता है, क्या कारण है जो बालक गृह कार्य करके नहीं लाता है, उन कारणों को जानते हुए बालक का उपचार करना, वो भी सहानुभूतिपूर्ण। तो ये भी इसका महत्व बहुत अधिक होता है किसमें, शिक्षण विधियों के अंतर्गत। अगला जो इसका महत्व है वो है क्रियाशीलता के अवसर। अब क्रियाशीलता के अवसर पाठ की लैंग्वेज में क्या है, प्रभावशाली पाठन पद्धति में बालकों को क्रियाशीलता के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। बालक को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे क्रियाशील होकर ज्ञानार्जन करे। शिक्षण में निष्क्रियता नीरसता लाती है और बालक रुचि के साथ साथ नवीन ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाता। प्रभावशाली पाठन पद्धति में बालकों को क्रियाशीलता के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। जी हाँ, क्रियाशीलता का प्रयोग ये भी एक महत्व है। तो बालक को हम क्रियाशील किस प्रकार से बनाएं, शिक्षक अपना अध्यापन कराया है, अध्यापन कराते कराते शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, बीच में अगर शिक्षक का बालकों का ध्यान है या नहीं, बालक निष्क्रिय हैं या सक्रिय हैं, तो पढ़ाते हुए शिक्षक का ये कर्तव्य है, हर शिक्षक का दायित्व होता है कि बीच में वो कहीं से भी जिस बालक को उसको ऐसा लगे कि ये बालक का ध्यान नहीं है, उससे तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या मैं किस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ या किस चीज़ में हम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, तो बालक उसमें सक्रिय होगा, क्रियाशील रहेगा, बालक निष्क्रिय नहीं होगा और पाठ में उसकी क्या हो जाएगी, अरुचि होगी। बालक अगर उस पाठ में रुचि नहीं ले रहा, अध्यापक उनको क्या बीच बीच में मोटिवेशनल या फिर क्वेश्चनों के माध्यम से या फिर प्रयोग के द्वारा या फिर हल, कोई भी सवाल है उस सवाल को हल करते हुए बालकों का भी सहयोग लेना चाहिए। कोई सवाल दे दिया ब्लैक बोर्ड पर, अब बालकों को खड़े कर दिए, अब आप इसका हल कीजिए, आपने उदाहरण समझा दिया, अब उस क्वेश्चन के दूसरे उदाहरण से बालकों से, तो इसमें बालक क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और क्रियाशील रहेंगे और पढ़ाई के प्रति बालकों की रुचि अधिक होगी। बालक इसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देंगे और बालक निष्क्रिय न होकर सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे। अगला जो महत्व है वो है मानसिक और शारीरिक श्रम का महत्व। एक श्रेष्ठ पाठन पद्धति बालक को केवल मानसिक श्रम के लिए ही उत्साहित नहीं करती, वरन वह शारीरिक श्रम के लिए भी उत्साहित करती है। इस प्रकार उसमें शारीरिक मानसिक श्रम का समन्वय किया जाता है। शारीरिक और मानसिक श्रम, शारीरिक और मानसिक श्रम का विकास, मानसिक श्रम का विकास, मानसिक श्रम का विकास तो होगा क्योंकि बालक को जब क्रियाशील रहेंगे तो मानसिक श्रम तो उनको ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा। शारीरिक रूप से कोई भी कार्य करा जाए या कोई भी ऐसा इवेंट हो जिससे बालक को शारीरिक रूप से कार्य करना पड़े, तो ये दोनों में ही उनका महत्व बहुत जरूरी है। आज हमने गणित शिक्षण विधि अध्यापक को किस प्रकार से सफल बनाती है या अध्यापक को मेथड को कौन सी जगह जो मेथड सही रहेगा उन परिस्थितियों के अनुसार उस मेथड का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आज हमने गणित शिक्षण विधि के अंतर्गत सफल शिक्षक एवं उनके महत्वों के बारे में अध्यापन कराया। जो इसके अंदर और भी शिक्षण विधि आएंगी जैसे आगमन, निगमन, व्याख्यान भी आएगी और भी काफ़ी सारी इसमें विधि हैं, उन विधियों का आपको अलग से हम नई नई क्लासों में या अलग अलग क्लासों में आपको इन मेथडों को समझ आएंगे। आशा करती हूँ आज इसके महत्व आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।